तो उस समय मैंने इंट्राडे भी ट्राई किया था, बट बिकॉज मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, वो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, तो उसमें आपका एक्साइटमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, बट आपका डिसिप्लिन थोड़ा सा भी लूज होता है, तो फिर आपका कैपिटल सारा वाइप आउट हो जाता है। ओके। इसीलिए हम देखते हैं कि 99% जो F&O ट्रेडर्स है वो पैसा खोते हैं और सिर्फ 1% कमाते हैं। तो विजय जी, एज एन एक्टिव इन्वेस्टर, क्योंकि आपके पास और कोई काम है नहीं, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, आपको अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा। छोटा कंपनी क्या होता है, जनरली जिनका साइज़ आप समझ लीजिए 50 करोड़ 100 करोड़ से 500 करोड़ होता है, तो उनके कंपनी उनके लिए एक बच्चा है। नेटवर्किंग इफेक्ट से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, उससे आपको सबसे अच्छे ये 50 टाइम्स 100 टाइम्स वाले प्ले मिलते हैं। सैकड़ों तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। काफ़ी लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, काफ़ी ऐसे फंड्स आजकल है जो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग करते हैं जिसमें कंपनियां ही अलग होती है। उसमें सबसे बड़ा पैसा चेंज इन मैनेजमेंट में बनाया है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में और हमारी ये जो नई सीरीज़ है मास्टर्स इन वन में। तो आज के एपिसोड में मेरे साथ है मोहित जहांगीर जी। अब मैंने अभी तक आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में बहुत सारे हमने वीडियो बनाए, बहुत सारे एपिसोड बनाए और आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताई। बट आज का वीडियो जो है ना, आज का जो ये हमारा मास्टर्स इन वन का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं ये मोहित जी से मिला तो मुझे पता चला कि एक अलग एंगल भी होता है मार्केट को देखने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा और एक अलग एंगल होता है। तो आज मोहित जी हमारे साथ वो वाला एंगल, थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मोहित जी, वेलकम हमारे सीरीज़ में और थैंक यू आपने हमारे सीरीज़ में आने के लिए हाँ बोला। थैंक यू फॉर हैविंग मी विजय जी। तो मोहित जी, आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि शायद हमारे ये एपिसोड में अब तक जितने भी लोग आए हैं उसमें से मोहित जी की एज सबसे छोटी है। मोहित जी, एक बार आप अपनी एज बता दीजिए। सो विजय जी एंड ऑडियंस, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और मैं मार्केट में लास्ट 4 से 5 साल से प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। लास्ट 10 साल से मार्केट सीख रहा हूँ। तो मोहित जी, मेरे को एक बात बताइए, जब मैं 21 साल का था, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा था, पर शायद मैं जॉब ढूंढ रहा था और मुझे कोई भी चीज़ का ये पता नहीं था कि मुझे ये करना है या मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है। तो आपको ये पैशन कहाँ से आया कि भाई स्टॉक मार्केट में आगे जाना है? तो एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो लास्ट 30 ईयर से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की थी 1990s से, जब हर्षद मेहता का टाइम था। तो उस समय से पापा काफ़ी एक्टिव थे मार्केट में। शुरुआत उनका फार्मा बैकग्राउंड से था, तो फार्मा के काफ़ी स्टॉक्स में बुल रन आया था अच्छा खासा 2000 के बाद में। अगर हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा किया और उसके बाद में वो मार्केट में ही बने रहे। बाद में वो उनका जो फार्मा में बिजनेस था वो उन्होंने छोड़ के फिर मार्केट को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो उसी से मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि पापा इसी बैकग्राउंड से थे। तो बाद में जब 2011-12 जब मैं 11-12 साल का था, तब एक समय पापा एनालिसिस कर रहे थे, कुछ अपने स्टॉक्स देख रहे थे। तो उसमें क्या क्या होता था 2011-12 में, जब जो आपके ये गैजेट्स होते थे, लैपटॉप हो गया या फिर स्मार्टफोन हो गया, बहुत कम होते थे। हाँ। तो ऐसा एक वो रहता था कि पापा लैपटॉप चला रहे हैं, सारा कुछ वो एनालाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा वो भी लालच था कि मैं भी थोड़ा सा लैपटॉप चला लूँ। तो फिर उसी से धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता रहा, क्योंकि गेम खेलने को भी आपको मिल जाता था एक बार आपने थोड़ा काम कर लिया। तो पापा शुरुआत से ही मुझसे नोट्स बनवाते थे, जो भी कंपनीज वो थोड़ा इन्वेस्ट करते थे उनमें, जिन पे भी वो रिसर्च करते थे, तो उनके नोट्स पापा मुझसे बनवाते थे। कैसे उनका फाइनेंशियल्स आपको एनालाइज करना है, क्या बेसिक पॉइंट्स जैसे ईपीएस और ये बुक वैल्यू, इनके बारे में बताना, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताना, प्रमोटर कौन होता है। तो शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि पापा ने थोड़ा सा ये सोचा कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। जो आजकल काफ़ी आप देखते हैं तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बढ़ा रहे हैं। उस समय पर ये बहुत कम देखा जाता था, पर क्योंकि पापा ने ये सब कुछ किया तो उसी वजह से इस लाइन में आए। फिर जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया इन 2017, तो पापा चाहते थे कि एक डिप्लोमेट बने, लॉ में जाए। तो जस्ट 12th क्लास का एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ, तो उसके बाद 1 महीने बाद मैंने क्लेट का एग्ज़ाम दिया। अच्छा। तो क्लेट का एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा, पापा ने भी बोला कि 1 साल अब प्रिपेयर करो क्लेट के लिए और उसके बाद आप डिसाइड करना। बट वो 1 साल में ही, क्योंकि मार्केट को भी मैं देखता था साथ साथ में, तो फिर पता चल गया कि नहीं, मार्केट में आपको कुछ करना चाहिए। वो एक
पैशन होता है तो फिर वो पता चल गया कि नहीं मार्केट में फ्यूचर है, मार्केट में अगर आप काम करते रहो तो अच्छा रहेगा। तो आप अभी फुल टाइम मार्केट में काम करते हो? बिल्कुल, हम अभी और आपका कोई भी बिजनेस वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ओनली इन्वेस्टमेंट, कोई भी दूसरा हमारा बिजनेस है अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप और आपके डैड मिलके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनका अलग है और आपका अलग है? नहीं, सब कुछ अलग ही है एक्चुअली। पापा, क्योंकि अगर मैं 17-18 ईयर्स का था तब से मैं बात करूं, जब मैंने 12th कंप्लीट किया था, तो मेरे पास खुद का कैपिटल नहीं था। Right. तो जो पापा का कैपिटल था वही मेरा कैपिटल था, तो वही मैनेज करना था। उसके बाद से धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स में, इवन टेक्नो फंडा थोड़ी क्लासेस भी ली थी उस टाइम पर, जब मैं बहुत यंग था। तो कुछ ये जो कौन मेरे से ईयर की बात है? ये बात है 2018-19 की। ओके। तब मैंने कुछ क्लासेस ली थी, तो उससे भी थोड़ा पैसा, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको सीखना था थोड़ा बहुत, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कैपिटल मैंने बिल्ड किया। फिर थोड़ा बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करके उसमें रिटर्न बनाया, थोड़ा ट्रेडिंग भी किया, तो उससे थोड़ा कैपिटल अलग से भी बन गया। और बाकी हम जो हमारे फैमिली फंड्स है वो भी मैनेज करते हैं, तो वो भी मैं ही देखता हूँ। ओके, गुड मोहित जी। मैं तो सच बताऊंगा कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं जब 16-17 साल का था तब मेरे साथ मैं क्या कर रहा था। बिकॉज देखो, आपने अभी जो बोला ना कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारी जगह पे हमें वो फैमिली बैकग्राउंड काम आता है। बट जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फैमिली में से किसी ने भी आज तक, जबकि मैं गुजराती हूँ, पर मेरे फैमिली में से किसी ने भी आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। और आपने जो बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सबको पता होना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी इंडिया में मैं तो बोल सकता हूँ कि 90% लोगों को, क्या मैं शायद 90% भी कम बोल रहा हूँ, शायद 95% लोगों को फाइनेंशियली फ्री कैसे होना चाहिए, स्टॉक मार्केट से कैसे वेल्थ कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं होगा। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो सिर्फ उन लोगों के दिमाग में यही होता है कि भाई हम लोग यहाँ पे ट्रेड करके हमारे पैसे को कैसे डबल कर सकते हैं और हम लोग कैसे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। बट मुझे है ना आपसे ये वाले हमारे वीडियो में आपसे एक बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंटली पूछनी है कि मैंने ऐसा सुना है कि कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, जैसे आपने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कोई इन्वेस्टर है, मैंने ऐसा सुना है, मतलब मैंने कभी किसी को पर्सनली मिला नहीं हूँ ऐसे लोगों से, बट ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो स्टॉक को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, और ऐसे हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने 100 टाइम्स भी अपना कैपिटल बड़ा किया है। तो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इतना कैसे आता है कि वो कभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता है? बहुत सारी जगह पे तो ऐसा होता है कि वो लोग और ऐड भी करते हैं, पिरामिडिंग भी करते हैं। तो ये एक माइंडसेट कैसे डेवलप होगा? और दूसरी बात, जैसे आप तो शायद इंट्राडे करते ही नहीं होगे, तो आपको ऐसे टेम्पटिंग नहीं होता है मार्केट में रोज की मूवमेंट देख के? तो सेकंड क्वेश्चन को पहले लेते हैं कि इंट्राडे में नहीं करता हूं अभी। और नो डाउट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनमें हमेशा एक्साइटमेंट रहता है, पैसा बहुत जल्दी आता भी है, पैसा बहुत जल्दी जाता भी है। तो मैं उस फेज में भी रह चुका हूं। जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था 2017, अच्छा खासा एक बुल रन था। 2017 में काफ़ी स्मॉल और मिड कैप के जो स्टॉक्स थे वो 10, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स भी हुए थे। उस टाइम पर काफ़ी छोटी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो लकीली मैं उनको होल्ड करता था। बट 2018 से 20 का अगर हम फेज देखते हैं तो उसमें एज एन इन्वेस्टर किसी का पैसा इतना बन नहीं रहा था। तो उस समय मैंने इंट्राडे भी ट्राई किया था, बट बिकॉज मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, वो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, तो उसमें आपका एक्साइटमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, बट आपका डिसिप्लिन थोड़ा सा भी लूज होता है, तो फिर आपका कैपिटल सारा वाइप आउट हो जाता है। ओके। इसीलिए हम देखते हैं कि 99% जो F&O ट्रेडर्स है वो पैसा खोते हैं और सिर्फ 1% कमाते हैं। तो आप ये बोलना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इजी है और इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा हार्ड है? कुछ भी इजी नहीं है, आपको अपना एज फाइंड करना है। जैसे मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट में मैं अच्छा कर रहा था, बट ट्रेडिंग में मैं अच्छा कर रहा था, बाद में वापस बुरा कर रहा था। तो आपको अपना एज फाइंड करना है, क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड है कि क्या आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो या फिर क्या आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो आप मेरे को एक ऐसी चीज़ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद वो पूरी ज़िंदगी समझ नहीं पाते हैं कि वो एक ट्रेडर है या वो एक इन्वेस्टर है। तो अगर किसी को पता लगाना हो कि भाई वो एक अच्छा ट्रेडर है या वो एक अच्छा इन्वेस्टर है, तो उसके मतलब क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोग ध्यान में रख के पता लगा सकते हैं? सबसे पहले मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, बट फिर भी एक जनरल आपको अगर पता चले तो।
तो जितना मुझे लिमिटेड एक्सपीरियंस है मार्केट में, आप कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, कितना भी आप लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए, कोई भी क्लासेस अटेंड कर लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करोगे, जो भी आपका स्टडी है उसको आपको अप्लाई करना है, उसी से आपको फिर पता चलेगा कि क्या आप उस चीज़ को सही से अप्लाई कर पा रहे हो। क्योंकि बुक में लिखा होता है कि आरएसआई इसके ऊपर गया, या फिर रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट कर दो। बट वो जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में आओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा जो स्टडी है उसको सही से अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन मार्केट्स, कि आप प्रैक्टिकली जाओ तभी आपको अपना पता लगेगा। आज काफ़ी लोग हैं जो ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब आप मार्केट में अपना जो भी स्टडीज़ है उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तब आपको वो एज पता चल सकता है। पर क्योंकि मेरे पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मैं अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। करेक्ट। तो मोहित जी, आपका क्या अप्रोच है मार्केट में? मतलब आपने तो एक आइडिया दे दिया है कि आप एक इन्वेस्टर हो, तो आपका क्या अप्रोच होता है? मतलब आप स्टॉक क्यों खरीदते हो, कौन से बेसिस पे खरीदते हो? जैसे आप मुझे जानते हो, मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ, तो मैं वीकली और मंथली के चार्ट्स देख के उसमें ब्रेकआउट आता है तो मैं एंट्री करता हूँ, और मेरा मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक मैं रहता हूँ। तो मेरे मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि यार, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स लिए हैं जो 10 गुना भी हुए हैं, बट मैं वो स्टॉक्स में 10 गुना तक कभी रुका ही नहीं, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैं डबल पैसा करके या फिर थोड़ा और पैसा कमा के निकल जाता था उसमें से। तो एक तो मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आते रहता है कि भाई, कोई इन्वेस्टर इतना कैसे रुक सकता है। दूसरी चीज़ कि आपका जो मार्केट में अप्रोच है, क्या आप चार्ट्स देखते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो? तो मैं टेक्निकल्स का कभी कभी हेल्प लेता हूँ जब मुझे ट्रेडिंग करना है, या फिर कोई स्टॉक है जो मुझे थोड़े कम टाइम के लिए पसंद है, जैसे 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए, तो उसमें आपको टेक्निकल का सपोर्ट लेना, थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई एनालिसिस करना कि कितना डिमांड है, कितना सप्लाई आ रहा है। बाकी जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है, जो पहले भी आपने पूछा, 10 20 50 टाइम्स तक भी लोग देखते हैं, और आप जैसे मोमेंटम करते हो तो मोमेंटम में आप मैक्सिमम 2 टाइम्स तक आप होल्ड करते हो, होल्ड कर सकते हैं। राइट। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो लक है, कि आपने कितने भी अच्छे से अच्छा स्टॉक आपने पकड़ लिया। क्योंकि आप डीमार्ट को देखिए या फिर आप टाइटन को देखिए, आप अगर केस स्टडीज करते हैं तो राकेश झुनझुनवाला जी जो है बहुत ही ग्रेट इन्वेस्टर है इंडिया के, तो उन्होंने टाइटन 2000 में लिया था, अर्ली 2000 में लिया था। अब उन्होंने क्योंकि होल्ड किया इतने साल, तब जाके उनका वेल्थ बना। अभी अगर वो बीच में निकल जाते, काफ़ी आपके डल फेज आते हैं, तो उस समय पे एक जो फंडामेंटल्स को देखते हैं, जो बिजनेस को देखते हैं, तो बिजनेस की गहराई में जाते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं, क्या गलत हो रहा है या फिर क्या सही हो सकता है। तो एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट आपको वो सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है। कि फाइनेंशियल्स में कितना इम्प्रूवमेंट है, उसका मैनेजमेंट कितना आप ट्रस्ट कर सकते हो उनके ऊपर, और इसका बिजनेस में कितना ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मोमेंटम में हम हमेशा देखते हैं कि टेक्निकल में जैसे ब्रेकआउट आ गया या फिर वो कोई सपोर्ट के आसपास है, उसमें स्ट्रेंथ है आपके पास में, बट फंडामेंटल्स में हम देखते हैं कि उसका बिजनेस कैसा है, अपॉर्चुनिटी साइज कितना है। जैसे अगर अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, तो आज के दिन में भी अब कोई अगर टाइटन जैसी कोई छोटी कंपनी निकालता है जो वॉचेस और सब में है, तो ये मार्केट तो ऑलरेडी एक वो सेचुरेशन के लेवल पर पहुंच चुका है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, कुछ 5-6% या फिर 7% एनुअल इसमें ग्रोथ होगा इंडस्ट्री में। ओके। बट इसी टाइम पर अगर आपको जो 50 टाइम्स 100 टाइम्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज भी आपका उतना बड़ा होना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे आपको नेक्स्ट 10 साल 25% 30% का भी सालाना आपको ग्रोथ मिलता है। मतलब आप ये बोलना चाहते हो, अगर हम लोग 1990 में अब होते तो शायद वो सेक्टर आईटी होता? बिल्कुल हो सकता है। और अभी जैसे अभी की हम बात करें तो मैंने अभी ऐसा बहुत सुना है कि ईवीज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं। तो अभी ये बहुत 1 साल पहले ये बहुत इसकी हवा हुआ था कि भाई जो भी ईवीज कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करो। और थोड़े टाइम पहले मैंने ऐसा सुना था केमिकल सेक्टर्स में बहुत अच्छा बूम आया था। तो मुझे सिर्फ आपसे इतना जानना है और हमारे ऑडियंस के लिए कि हम किसी भी सेक्टर को या किसी भी कंपनी को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं फंडामेंटली, बिकॉज मुझे ये नहीं समझता है कि भाई आप फंडामेंटल्स में क्या चीज़ देख सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस इतना कैसे आ जाता है। क्योंकि देखो, अब अभी के जो ज़माने में, जैसे आपने अभी देखा रिसेंटली अदानी एंटरप्राइज में और अदानी ग्रुप्स में क्या हुआ, तो मतलब ऊपर से तो सारी चीज़ें अच्छी दिखती है,
बट पता नहीं अंदर उसके क्या होता है, या शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट हमारे साथ वो क्लीन फाइनेंशियल मतलब शेयर नहीं कर रहा है। तो हम उनके बेसिस पे के मतलब मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ वो कहाँ से आता है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप 100 वाला स्टॉक 200 में ले रहे हो और बोल रहे हो 400 जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? बिकॉज मेरे प्राइस में कॉन्फिडेंस है मुझे। तो आपका वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो एक चीज़ मुझे बताइए। दूसरा आप मुझे बताइए आपका कोई पास्ट केस स्टडी जिसमें आपने कुछ खरीदा था और वो स्टॉक आपका कितना टाइम्स आपने उसको होल्ड किया, और उसके पीछे के अगर छोटे मोटे अगर आप मुझे रीज़न बता सको तो आप वो रीज़न बताइए। तो विजय जी, एज एन एक्टिव इन्वेस्टर, क्योंकि आपके पास और कोई काम है नहीं, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, आपको अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा। मतलब आज भी मैं ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो आप समझ लीजिए मेरे मेंटर्स ही है, वो महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, वो घर पे 10 दिन रहते हैं सिर्फ। तो 20 दिन में वो सारा ग्राउंड वर्क करते हैं। जैसे आप समझिए कि उनको कोई भी इंडस्ट्री में कंपनी पसंद आई, लिस्टेड, आपने जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोला, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लिस्टेड आपके पास कम अपॉर्चुनिटी है, राइट, बट आपके पास अनलिस्टेड बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा आपको। और ईवी में भी एंसिलरी वाली और कंपनी आपको मिल जाएगी, लिस्टेड में भी और अनलिस्टेड में भी। तो आपको ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो तो पैसिव इन्वेस्टर के लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ETFs में डालो, आप ब्लू चिप जो है, जहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी कम हो सके। पर ग्राउंड वर्क मतलब क्या? आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे? ग्राउंड वर्क में आप जैसे काफ़ी अनलिस्टेड जो कंपनीज होती है जिनको कोई भी कंप्लायंसेस या फिर वो फॉलो नहीं करना होता, आप उनके पास जाते हो, आप उनका बिजनेस समझते हो, उनका क्या आगे व्यू है सेक्टर पर। जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात कर रहे हो, हमने भी एक पुणे में एक स्टार्टअप है, कंपनी का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, बट उनसे हमने पूरा इंडस्ट्री समझा, हमारा 8 घंटे तक उनके साथ मीटिंग चला। अच्छा, और वो आपके साथ बैठते हैं 8 घंटा? बैठे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है। ओके। तो कोई भी कंपनी है, छोटा कंपनी क्या होता है जनरली, जिनका साइज आप समझ लीजिए 50 करोड़ 100 करोड़ से 500 करोड़ होता है, तो उनकी कंपनी उनके लिए एक बच्चा है। तो वो अपनी कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी टाइम देते हैं, क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली अपने कनेक्ट्स ग्रो करने, उनको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी है। तो उन कंपनी से आप मिलो जाके, क्योंकि आप मिल सकते हो। आज भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मैक्सिमम कंपनीज ने आजकल अपने इन्वेस्टर रिलेशन अपॉइंट कर दिए, और आप उनके कंपनी सेक्रेटरी तक को मेल करो, या फिर अच्छी कंपनीज के जो इवन मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो भी आपका सवाल लेते हैं। बट जैसे ये कंपनी आपने बताई जो पुणे की, जो आपने बोला, तो वो लोगों को पता कैसे चलेगा कि पुणे में कोई ऐसी कंपनी है जो ये बना रही है? वो आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। जैसे जयपुर में भी आज कंपनी है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक सेक्टर देख रहे हो, और उसमें सबसे बड़ा आपका जो फैक्टर होता है वो नेटवर्किंग, कि आपके नेटवर्क्स कितने अच्छे हैं। ओके। जैसे आज हम दोनों मिले, हम कल पहली बार मिले, राइट। तो अभी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आप मुझे भी बताओगे, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो जो नेटवर्किंग इफेक्ट से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है, उससे आपको सबसे अच्छा ये 50 टाइम्स 100 टाइम्स वाले प्ले मिलते हैं। ओके। बाकी जहाँ तक अपना केस स्टडी का बात रहता है, तो मार्केट में देखिए कंपनीज आइडेंटिफाई करने के, क्योंकि बिजनेस एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। इसमें टेक्निकल में आपको पता है ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस में स्ट्रेंथ, वहाँ पे रूल है, वहाँ पे रूल है आपके। अब बिजनेस एनालिसिस में आज मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर वो काफ़ी सब्जेक्टिव, उसमें लोगों के अलग अलग व्यूज़ निकल के आएंगे। मेरा व्यू कुछ डिफरेंट है, लोगों का व्यू कुछ डिफरेंट होगा। तो काफ़ी लोग जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग पे काफ़ी वो बिलीफ रखते हैं कि जो शेयर मुझे सस्ता मिलता है, कि वैल्यूएशन वाइज वैल्यूएशन रेशियोज भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज अगर हम देखते हैं, मतलब सैकड़ों तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। काफ़ी लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, काफ़ी ऐसे फंड्स आजकल है जो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसमें कंपनियां ही अलग होती है। कंपनियों के जैसे 2-2 3-3 सेगमेंट होते हैं, तो उनको ही आप डीमर्ज कर देते हो। ओके। तो आपके पास काफ़ी तरीके हैं जिनसे आप रिटर्न बना सकते हो मार्केट में, बट जो 50 to 100 टाइम्स या फिर 10 to 20 टाइम्स वाला जो अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें आपको सबसे पहला तो लो बेस चाहिए कोई भी कंपनी में। जैसे आप अगर मेरे से केस स्टडी पूछते हो, तो मैंने मतलब अपना सबसे बड़ा पैसा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो फैमिली फंड्स हम मैनेज करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा पैसा चेंज इन मैनेजमेंट में बनाया है। अच्छा। जहाँ पे भी मैनेजमेंट चेंज होता है, क्योंकि बिजनेस का असली पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो सकता है
तो जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है इसका आपको बहुत केस स्टडीज़ भी मिल जाएगा। जैसे रिसेंट का अगर मैं आपको बताता हूँ तो एक एसजी फिनसर्व करके कंपनी है जिसका पहले नाम मुंगीपा हुआ करता था। तो उसको जो एपीएल अपोलो के प्रमोटर है उन्होंने एक्वायर किया कंपनी को। लिस्टेड है ये कंपनी? ये कंपनी लिस्टेड है। तो क्या हम लोग देख सकते हैं? बिल्कुल हम उसको देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा है वो है एसजी फिनसर्व। इसका नाम अभी चेंज हुआ है अच्छा रिसेंटली। तो आप इसका अभी देखिए आप। हाँ, बिकॉज यहाँ पर आप समझिए कि उन्होंने एक्वायर किया है 90-100 में उन्होंने एक्वायर किया है कंपनी को। और वहाँ से अभी प्राइस 480 चल रहा है और उसका हाई है 615। तो प्रमोटर का पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आज भी अगर हम देखते हैं जिनमें भी प्रमोटर चेंज होता है कंपनीज में, जैसे आपको मैं अगर दिखाता हूँ, एक कंपनी है जक्सोनपल फार्मा। तो आप इसका चार्ट देखिए। तो कंपनी ने कुछ नहीं किया, कितने ही सालों तक कंपनी ने कुछ नहीं किया, बट जैसे ही मैनेजमेंट चेंज का ट्रिगर आता है ये तब जाके आपको ऑलमोस्ट 80-90 रुपीस के ऊपर ये कंपनी राइट 400 तक चली गई और अभी ऑलमोस्ट 330 चल रही है। करेक्ट। और अगर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ तो वो है मेडिकामेन बायोटेक का। इस कंपनी में बीएससी का चार्ट अपने को ओपन करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसका एक प्राइस देखिए, जब 35-40 रुपीस था। हाँ राइट, वहां से इसका प्राइस गया है 784। ओके राइट, और उसके बाद करेक्ट भी हुआ, उसके बाद वापस भी चल गया। तो इस कंपनी में यहाँ पर अराउंड मैनेजमेंट चेंज हुआ था 35-40 रुपीस के अराउंड मैनेजमेंट चेंज हुआ था। बिकॉज कंपनी का जो असली पोटेंशियल है जो पिछला मैनेजमेंट रियलाइज नहीं कर पाता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, और वही नया मैनेजमेंट आके एक एनर्जी उसमें। तो ये मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन होते हैं जनरली, आप अगर बता सकते हो? मैनेजमेंट आप समझिए प्रमोटर चेंज ही हो रहे हैं यहाँ पर। तो प्रमोटर चेंज होंगे तो पूरा मैनेजमेंट टीम ही नया आता है। वो पुराने प्रमोटर पूरा बिजनेस बेच के चले जाते हैं। राइट, वो डील हो जाता है और वो डील भी काफी सस्ते में होता है क्योंकि बिजनेस वो अच्छे से चला नहीं रहे होते। अब इसमें भी आप देखेंगे काफी कंपनीज में मैनेजमेंट चेंज तो होता ही है। तो इसको हम कैसे मतलब डिफरेंशिएट कैसे करें? तो इसमें आपको प्रमोटर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना होगा। जैसे अगर आप संजय गुप्ता जी की बात करते हैं जो एपीएल अपोलो के प्रमोटर है, तो उन्होंने एक टाइम पर बेस्ट स्टील करके एक कंपनी था उसको एक्वायर किया था और बाद में उसको रीनेम कर दिया था अपोलो ट्राइको ट्यूब्स। तो उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, एग्जीक्यूशन किया। ट्राइको ट्यूब्स का शायद इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट उन्होंने लगाया था, सेटअप किया था, और अभी एपीएल अपोलो में उन्होंने मर्ज कर लिया। और उसके बाद में जब उन्होंने एसजी फिनसर्व, जिसका पहले नाम मुंगीपा था, उसको एक्वायर किया, तो प्रमोटर पेडिग्री आपको पता है कि हाँ इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है। इसमें इनके ये प्लान्स है, उनको एनबीएफसी का लाइसेंस चाहिए, आगे जाके उनका ये प्लान है। बट ये सारी चीजें पता कब भी चलती है कि भाई ये प्रमोटर यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है? वही आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग, आप अगर आज स्क्रीनर में रहते हो तो स्क्रीनर में आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, चेंज इन मैनेजमेंट का या फिर स्पेशल सिचुएशन का, जो भी अपन देख सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनर में जाते हो, इसको आप यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जाते हो, तो जैसे आप रिजल्ट का आपको मिल गया, कोई कंपनी कैपेक्स कर रहा है तो उसको आपका मिल गया। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें कंपनी में मर्जर होते हैं। आप जो बोल रहे थे वो क्या, कहाँ पे है मैनेजमेंट चेंज का? देखिए चेंज मैंने इसमें कर रखा होगा, तो इसमें आप ऐड फिल्टर कर सकते हो। ओके जैसे तो इसमें आपके पास ये सारा कुछ आ जाता है, जिसमें भी चेंज इन मैनेजमेंट हो रहा है, कोई भी नया। मतलब अगर कहीं पे अच्छा हो रहा है तो आप उसके ऊपर और थोड़ी रिसर्च करते हो। जैसे आज भी काफ़ी कंपनीज है, उनमें कोई अच्छा मैनेजमेंट का बंदा आ रहा है तो उसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो। उसमें ऐसा नहीं कि प्रमोटर चेंज हो रहा है, पूरा सीनियर लेवल पर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। हाँ। बट अगर कोई अच्छा मतलब प्रोफेशनल आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको एक ट्रिगर मिल सकता है कि वो कंपनी को अच्छा खासा। जैसे इसका सबसे बड़ा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि प्रमोटर चेंज नहीं हुआ बट जो टॉप मैनेजमेंट पर है या फिर जो सीईओ चेंज हो गया आपका, एक कंपनी है मिसेस बेक्टर्स फूड। हाँ मैंने सुना। हाँ, तो मिसेस बेक्टर्स फूड में कंपनी अच्छी चल रही थी, उनके कुछ क्रेमिका ब्रांड को लेके भी डिस्प्यूट चल रहे थे पहले से। तो इसमें मिस्टर मनु तलवार जो लेंसकार्ट के रिटेल ऑपरेशंस हैंडल कर चुके हैं इंडिया के, उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया लास्ट ईयर।
ओके। तो अगर आप लास्ट ईयर से ही उनका पूरा आप उनका कॉनकॉल अगर सुनते हो, क्योंकि काफ़ी जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज होती है वो आपको कॉनकॉल भी करती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आपको देती है, पूरा बिजनेस आपको समझाती है कि क्या क्या कितना हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना इंडस्ट्री में ग्रोथ है, आपको डिवीजन के ब्रेकअप्स भी देती है, बाद में कॉनकॉल में आपके क्वेश्चंस भी लेती है। ओके। तो उसमें आप अगर मनु तलवार के आने से, मनु तलवार जब से बेक्टर फूड के सीईओ बने, आप उनमें अगर मैनेजमेंट लेवल पर भी चेंजेस देखते हो, आप उनमें टेक्नोलॉजी का कैसा इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया है, कॉस्ट कटिंग किया है, साथ साथ में रेवेन्यू कैसे उन्होंने ग्रो किया है कंसिस्टेंटली, तो वहीं से आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे अगर हम मिसेस बेक्टर्स फूड देखते हैं तो आप इसका चार्ट देखिए, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, एक बार इनको जैसे मार्जिन इनके कंप्रेस हो गए थे क्योंकि एग्रो कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बट उसके बाद से आप अगर देखते हैं तो शेयर में एक अच्छी खासी आपको रन अभी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। करेक्ट। तो चेंज इन मैनेजमेंट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर होता है। बाद में जब भी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप डीप वैल्यू बाइज देखते हो, जिनमें आप समझ लीजिए कि रेवेन्यू वो करता है 1000 करोड़ का, प्रॉफिट करता है 50 करोड़ का, और कंपनी आपको 300-400 करोड़ पर मिल रहा है, मतलब रेवेन्यू का 0.3 टाइम और अर्निंग्स का आपको 5 to 6 टाइम्स पे आपको कंपनी मिल रहा है। तो काफ़ी वैल्यू इन्वेस्टर भी होते हैं मार्केट में, बाद में ग्रोथ इन्वेस्टर भी होते हैं जिनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए। जैसे हम देखते हैं आज भी एग्जांपल डी मार्ट का, तो डी मार्ट में काफ़ी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो उसको मल्टीपल भी उतने ही अच्छे मिलते रहे हैं, तो काफ़ी उस टाइप के भी इन्वेस्टर होते हैं। तो मतलब ये काफ़ी एक सब्जेक्टिव आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें लोगों के व्यूज़ काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं। काफ़ी वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी को एकदम ही बीटन डाउन वैल्यूएशंस पे पकड़ना चाहते हैं कि उसका बुक वैल्यू से भी वो नीचे ट्रेड करता रहे, उसका प्राइस टू अर्निंग भी 10 के नीचे हो। और काफ़ी ऐसे ग्रोथ इन्वेस्टर भी होते हैं जो 50 के पी पर भी, मतलब अर्निंग्स का 50 टाइम पे करके भी वो ले लेंगे, पर उनको ग्रोथ 20% चाहिए कंसिस्टेंट। ओके। तो अभी मैं आपसे एक सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने कौन सी ऐसी कंपनी खरीदी थी जो आपकी सबसे बेटर हुई, और आपकी मतलब एक अच्छा अगर आप एग्जांपल यहाँ पे हमें दे सको तो आप अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ बोरोसिल रिन्यूएबल्स का, तो उसमें आपको सारी चीज़ें ही देखने को मिलेगी कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। यस। तो मैं यहाँ पर चार्ट लगा लेता हूँ। इसका एक्चुअली 2020 में डीमर्जर हुआ था। तो पहले से मेरे मतलब पापा ने आइडेंटिफाई किया था कंपनी, बाद में मैंने भी रिसर्च किया। 2000 आई थिंक 16-17 की बात है, जब इस कंपनी का नाम हुआ करता था गुजरात बोरोसिल, जो सोलर ग्लास के बिजनेस में था। तो सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट था क्योंकि गुजरात बोरोसिल वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लास एट दैट टाइम इन इंडिया। हाँ। बिकॉज पहले वो पूरा चाइना से ही आपका इंपोर्ट होता था सोलर ग्लास, और इंडिया में इतना कैपेसिटीज भी नहीं था सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का। वो अभी भी ये सेक्टर काफ़ी नेसेंट एक स्टेज पर है, बट उसी समय से क्योंकि कंपनी ने एक अलग ही बिजनेस में जाने की कोशिश की थी, जो कि दिख रहा था कि एक सनराइज सेक्टर है, थोड़े बहुत इश्यूज थे कॉस्ट के रिलेटेड, बट वो जब अपन एनालाइज करते हैं तब पता चलता है कि कंपनी कुछ नया कर रही है। तो उस समय पर आप देखते हैं इसका, अगर मुझे लगता है गुजरात बोरोसिल का भी अपने को फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। तो ये आपने कभी खरीदा था? 2020 में? 2015-16 में। अच्छा, 2015-16 में ही आपने खरीद लिया था। राइट। ये आप देखिए प्राइस यहाँ पर, हाँ मिल गया अपने को। ये गुजरात बोरोसिल का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फेब 20 में यहाँ से तो डिलिस्ट हो गया, और फिर आपको बोरोसिल रिन्यूएबल्स के आपको शेयर्स मिले। राइट। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो प्राइस इज अराउंड 20-25 रुपीज, राइट। ओके। और यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल देखते हैं, कंपनी 150 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा था और साथ में 15% का एबिटा कर रहा था। ओके। तो अगर आप इसके बिजनेस को देखते हैं उस टाइम पर, इसके बाद अगर हम आते हैं 2019-20 में, जब भी प्राइस अराउंड 89 चल रहा है, तो आप देखो 5 साल में वो 4 गुना हुआ है। सिर्फ 5 साल में प्राइस सिर्फ 4 गुना हुआ है। ओके। राइट। अब इस टाइम पर कंपनी ने, इससे थोड़ा सा 2019 में कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो कैपेक्स कर रहे हैं। उनका पहले एक फर्नेस था सिर्फ, जो उन्होंने 2010-11 में लगाया था। उसका कैपेसिटी आई थिंक 140 टन्स पर डे का था, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम एक 240 टन्स पर डे का कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो 140 का ऑलरेडी कैपेसिटी था उनका, और 210 का वो बढ़ा रहे थे। और साथ साथ में जो फर्स्ट फर्नेस है, बिकॉज ग्लास फर्नेस का एक लाइफ होता है, उसके बाद में उसको रीबिल्ड आपको करना पड़ता है, तो वो भी वो साथ साथ में कर रहे थे।
तो उसके बाद अगर आप देखते हैं जब इसका डीमर्जर हुआ उसके बाद ही आपको नंबर्स मिले थे। तो अब हम बोरोसिल रिन्यूएबल्स की तरफ चलते हैं, या एक बहुत अच्छी केस स्टडी होगी। जैसे यहाँ पर उसका लिस्टिंग हुआ, आप समझिए 30 आपका 49 है यहाँ पर प्राइस, यहाँ पे 38 है। और उस समय पे इसका मार्केट कैप था 400-500 करोड़ के आसपास, और 400-500 करोड़ की कंपनी ने अराउंड 300 करोड़ का कैपेक्स किया। कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी कोई कंपनी अपने मतलब नए एसेट्स बनाती है, नया प्लांट डालती है, नया मशीनरी इंस्टॉल करती है, तो उसमें कंपनी को एक कैपेक्स करना पड़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। छोटी कंपनी ने इतना बड़ा किया और उनको इतना विजिबिलिटी था। और उसके बाद में आपको कंफर्मेशन कब मिलता है? कंफर्मेशन आपको मिलता है यहाँ पर, जब कंपनी का कोविड के बाद में फर्स्ट कंप्लीट क्वार्टर आया। उसमें कंपनी ने 114 करोड़ का सेल्स किया और उस पर 28% का उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, जबकि ये उनका कभी एक्सीड नहीं हुआ था 15-20% के ऊपर। और इसमें थोड़ा सा जो सपोर्ट इनको मिला वो ड्यूटीज़ का भी मिला, क्योंकि चाइना से डंप होता था ग्लास, बिकॉज उनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इंडिया में सिर्फ इकलौता सोलर ग्लास प्लेयर था। तो अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं उनके सितंबर के आपको नंबर्स दिख गए, उस टाइम तक भी प्राइस आप देखिए 75 इतना कुछ चल रहा था। और उसके बाद में मार्केट ने धीरे धीरे उसको रिकग्नाइज किया। जैसे आप नंबर्स देखेंगे तो 114 का 140 हुआ, ये थोड़ा सा उनके लिए अबनॉर्मल सा फेज था। जब सोलर ग्लास के प्राइसेस, क्योंकि शॉर्टेज हो गया तो प्राइसेस ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो ये 53% का भी उन्होंने मार्जिन एक बार के लिए कर लिया था। तो अगर आप ऐसे ही इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं, जो भी सनराइज आज सेक्टर्स है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बात किया, या फिर मैं रिन्यूएबल एनर्जी का बात करूं, स्पेशली सोलर एनर्जी का बात करूं, या फिर आजकल जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पे काफ़ी फोकस है इंडिया का, बजट में भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुए थे उसके बारे में। कुछ साल पहले तक इथेनॉल का भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा था। तो जो भी सनराइज सेक्टर्स होते हैं उनमें आप कंपनीज आइडेंटिफाई करें जो भी नंबर्स में थोड़ा थोड़ा बेटर कर रही है, तो उसी में आपको बेट लेना चाहिए। और आप अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी ने, जब ये रेवेन्यू 140 का कुछ हो रहा था, तभी कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम अभी एक और नया फर्नेस लाएंगे, SG3। पहले SG1 SG2 था, जिनसे उनका कैपेसिटी अराउंड 450 टन्स पर डे का हो गया। और बाद में कंपनी ने अनाउंस किया कि हम इसको सीधा डबल कर रहे हैं, 450 पे हम 550 और ऐड कर रहे हैं, जिसमें 600 करोड़ का कैपेक्स है। तो इस समय पर भी कंपनी का साइज 1000 करोड़ का था। तो 1000 करोड़ का कंपनी जब 600 करोड़ का एक कैपेक्स करता है, और वो जब ग्रोथ आएगा जो अभी इनका कमेंस हुआ है, तो आपको बिजनेस के साथ जुड़ा रहना होगा। आपको जो भी ये माइनर अपडेट्स है, जैसे आजकल आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मतलब अबेंडेंटली अवेलेबल है। हाँ, राइट। जब आप 2015 की बात करते हो, वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस नहीं होते थे, कोई भी कॉन कॉल नहीं होता था, आपको AGM जाके अटेंड करना पड़ता था, उससे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में मिलता था। आज आपके पास इतना सारा कुछ अवेलेबल है मटेरियल कि आप पूरा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो, आप कंपनी के बारे में पढ़ो, उनको मेल करो, अपने क्वेश्चंस पूछो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी रहती है। तो ये अभी भी आप होल्ड कर रहे हो ये कंपनी अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नो डाउट प्रॉफिट बुक किया ऊपर के लेवल्स पर, बट अभी भी कंपनी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज कंपनी अच्छा करती जा रही है, तो बीच में जो 30-40% के अगर आपको डिक्लाइंस मिलते हैं तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये हमारा थॉट प्रोसेस रहता है। मैंने ये बोरोसिल में भी 2 स्टॉक है ना, एक बोरोसिल रिन्यूएबल है और एक लिमिटेड है, राइट। अभी मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। हम लोग ने बोरोसिल रिन्यूएबल को मतलब रिन्यूएबल को यहाँ पे कहीं पे लिया था और ऊपर में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर दिया था। बट अगेन हमारे लिए वही चीज़ आ जाती है कि मैं वही नहीं समझ में आता है मुझे कि आप इतने लोअर प्राइस में आप एंटर होते हो, जबकि मार्केट में किसी को भी वो कंपनी के बारे में पता नहीं होता है और आप अभी भी होल्ड कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको आपकी रिसर्च पे या आप फंडामेंटल्स पे आपको इतना ट्रस्ट है। तो ये एक बहुत ही अलग प्रोस्पेक्टिव आपने हमको बताया और हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत ही अलग चीज़ पता चली होगी। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मोहित जी, अभी अगर मुझे कोई ऐसा कंपनी ढूंढना हो जो आप बोलते हो सनराइज है, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे और एज अ कॉमन मैन मुझे कौन सी चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए? तो अगर आज आप सनराइज सेक्टर की बात करो तो आपके पास रिन्यूएबल्स है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने पूछा था कि कोई एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जो पैसिव इन्वेस्टर है, पैसिव इन्वेस्टिंग करता है, वो भी ऐसा 10 टाइम्स वाला सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? एक तो ग्राउंड वर्क हो गया उसमें। बाकी अगर आप नोटिस करोगे एग्जीबिशंस बहुत होते हैं आजकल, राइट। हाँ, करेक्ट।
तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी अब तक हम भी कम से कम 5-6 एग्जीबिशन अटेंड कर चुके हैं। इवन अभी आप देखें ऑटो एक्सपो भी हुआ था दिल्ली में, जो कि होते रहते हैं। तो वहाँ पर भी आपको सीधा इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, उनके व्यूज़ लेने का मौका मिलता है कि इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस है, इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। वैसे ही अगर आप रिन्यूएबल में कंपनीज देखो, सोलर एनर्जी में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं, तो आपको उनका भी एक कलेक्टिव फीडबैक मिलता है। तो एग्जीबिशंस अटेंड करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है जब आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना चाहो। ओके, तो ऐसी कोई चेकलिस्ट है जो हमें देखनी चाहिए? चेकलिस्ट इन द सेंस जैसे अभी मुझे ऐसे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि विजय जी मुझे कोई स्टॉक आप बताइए जो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके। तो मेरे पास उसका आंसर नहीं होता है, बिकॉज मेरे लिए लॉन्ग टर्म में होल्ड करने वाली कंपनी कौन सी होती है? जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो। बट जैसे आपने जो अभी यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट अलग आपने बताया है, तो वो चीज़ के हिसाब से हम लोगों को क्या चेकलिस्ट रखनी चाहिए? ओके, तो वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि कैसे सनराइज सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो सनराइज सेक्टर का आप सिंपल मतलब समझिए, जैसे एग्जांपल के साथ अगर हम समझते हैं, तो आज से 5 साल पहले जो इंडिया का, जो भारत का सोलर पावर का जनरेशन का कैपेसिटी था टोटल, उतना अब भारत 1 साल में ऐड करता है। ओके। और शायद ऐसा भी हो सकता है आज से 5 साल जितना आज है उतना ऐड करने लग जाए। तो सबसे पहली चीज़ है, जो भी इंडस्ट्री आप ट्रैक कर रहे हैं उसका बेस काफ़ी छोटा होना चाहिए। ओके। और ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। तो आज भी अगर हम देखते हैं जो भी नए सेक्टर उभर के आते हैं, जैसे इथेनॉल था, इथेनॉल में कुछ अपना प्रोडक्शन था नहीं, तो आपको प्राज इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनीज में भी रिटर्न बनते हुए दिखे। और काफ़ी शुगर कंपनीज भी आपको रीरेट होती हुई दिखी। करेक्ट। क्योंकि बेस काफ़ी छोटा था। बेस का मेरा मतलब है कि मार्केट साइज काफ़ी छोटा था। छोटी थी, राइट। तो मार्केट साइज जब छोटी होती है तब परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आती है आपके पास में, और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपके पास आती है। तो सोलार का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखते हैं तो लास्ट आप 2 साल में देखिए, 2 व्हीलर्स में जो पेनिट्रेशन कुछ भी नहीं था, आज आई थिंक ओवरऑल ईवी का पेनिट्रेशन 5% हो गया है। टोटल जो आप आईसी और ईवी का मिक्स देखते हैं तो 95 आईसी और 5% आज के डेट में ईवी है। सारा जो ऑटो सेल्स आप मिला के देखते हैं। वैसे आज से एक साल पहले की बात है कि मैंने इतनी सारी ईवीज बाइक रोड पे नहीं देखी थी, पर अभी मैं बहुत सारी ईवीज बाइक देखता हूँ, जैसे एथर वाली हो गई या ओला वाली हो गई है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है, उनकी भी बाइक्स मुझे दिखती है। तो अभी तो एक चीज़ मेरे अराउंड में ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे ईवी बाइक्स आ रही है, और अगर आप हीरो होंडा का चार्ट देखते हो तो हीरो होंडा का चार्ट कंटिन्यूसली ख़राब ही हो रहा है। तो शायद ये एक सिग्नल हो सकता है कि भाई हमें ईवी बाइक्स के रिलेटेड कोई कंपनीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा कुछ। तो आप देखिए ये काफ़ी क्लटर्ड वैसा सेक्टर है, काफ़ी कंपटीशन काफ़ी हाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर में। तो आप इसको उस एंगल से देखिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इवन जो बनाता है, जो बेचता है, उसमें भी है। मतलब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तो पूरी इंडिया ही है, पूरे इंडिया ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें आप देखिए कि उसका जो एंसिलरी है वो कौन बना रहा है। क्योंकि अगर एक ऐसा स्टोरी मैंने सुना है कि जब यूएसए में पहले इलेक्ट्रिक चलते थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चलते थे 1920s से पहले, पूरा ही इलेक्ट्रिक चलता था। बाद में उन्होंने धीरे धीरे आईसीई पे शिफ्ट किया, जो इंजन वाला है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक में कुछ साउंड नहीं आता था, तो वो मज़ा नहीं आता था। तो फिर वहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो 1920 से 1930 के अंदर ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कंपनीज घुसी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी और बेचती थी अपने ब्रांड से। ओके। पर सिर्फ 7-8 ही टायर मैन्युफैक्चरर्स घुसे, क्योंकि टायर तो हर गाड़ी में लगना है। करेक्ट। राइट, कोई भी बेचे उनको मतलब नहीं है, उनको टायर सप्लाई करना है। करेक्ट। तो आप मानेंगे नहीं, वो 100 कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में घुसी, जो ओईएम में घुसी, उनमें से सिर्फ 7-8 या 10 सर्वाइव कर सकी, बाकी 90 खत्म हो गई। ओके। जबकि जो टायर में घुसे थे वो सारे काम कर रहे थे उस टाइम तक। ओके, राइट। नहीं, वो तो सही बात है, आपने ये अलग एक आइडिया दे दिया लोगों राइट। को। तो आज भी जैसे बोरोसिल रिन्यूएबल्स का भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्यों ये हमें पसंद थी, क्योंकि ये सबसे पहला तो ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर था। आज अगर आप पूरा इंडस्ट्री को देखते हैं, सोलर पैनल का जो इंडस्ट्री है, तो सोलर पैनल आपने देखा होगा आपके छतों पे भी लगा हुआ होता है। काफ़ी घरों की छतों पे आपने देखा होगा। तो सोलर पैनल में ग्लास एज एन एंसिलरी लगता है, जिसका सबसे ज़्यादा वेट होता है। और अगर आप कॉस्ट के टर्म्स में भी देखते हैं तो 10% के आसपास ग्लास का उसमें कॉस्ट होता है। और उसमें इकलौता कंपनी था
तो ये चीज तो हमें पता है कि सोलर पैनल तो लगना ही लगना है। करेक्ट। राइट। अब सोलर पैनल में आपके पास इतने सारे प्लेयर्स आ गए, इतने सारे कंपनीज आ गए, वारी भी है, अडानी भी है, रिलायंस भी है, आपके पास बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, आप सात्विक सोलर और ये बहुत आपको कंपनी मिलेगी। बट ग्लास में तो सिर्फ एक है, तो मतलब ग्लास तो लगेगा, ग्लास तो लगेगा। लगेगा। अब ग्लास में भी आप वो अभी क्योंकि कंपनी का बुरा टाइम चल रहा है, मार्जिन थोड़ा अंडर प्रेशर है, तो शेयर दबेगा भी। बट आपके पास देखिए अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है, करेक्ट। और कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहां पर आपका मेन पैसा बनता है। तो एंसिलरी में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो ओईएम्स होते हैं, क्योंकि अच्छा, मतलब आप वो बोल कुछ रहे हो साल तक सस्टेन कर लेते हैं, उसके बाद वो इंडस्ट्री पूरा कंसोलिडेट हो जाता है। फिर 5-6 कोई बड़े ही बन के उभरते हैं, और वो फिर नीचे और वालों शायद को, बड़े ही कंटिन्यू करते हैं बाद और में। फिर बड़े, हाँ, या तो जो छोटे हैं वो बड़े बन जाए। हाँ, अगर वो बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगता है इन सेक्टर्स में जो सनराइज इंडस्ट्रीज होती है। करेक्ट। और मोहित जी, क्या आप प्रमोटर होल्डिंग और ऐसी सारी चीज़ों को देखते हो? बिल्कुल, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इंस्टीट्यूशंस कौन से होल्ड कर रहे हैं, या फिर काफ़ी जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो कितना उसमें होल्ड कर रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर कल का एक किस्सा देखो तो एक कंपनी है प्रिकोल, PRICOL, प्रिकोल। तो बिकॉज उनके प्रमोटर के पास में अराउंड आई थिंक लेस देन 40% होल्डिंग है, तो कल मिंडा कोप करके एक लिस्टेड कंपनी जो उनका कंपटीटर है, हाँ। उन्होंने मार्केट से 15% स्टेक उनका बाई कर लिया। ओह। तो ये एक होस्टाइल टेक ओवर का भी केस हो सकता है। तो प्रमोटर होल्डिंग देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से साथ में उनके, वो भी देखना काफी जरूरी होता ये है। मिंदा कॉप और ये लोग भी कुछ ईवीज के रिलेटेड ही काम करती है। राइट, ये भी ईवी में है, ईवी में भी इनका पार्ट है। आजकल आप देखते हैं मैक्सिमम जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है वो ईवी की तरफ टर्न हो रही है। हाँ, राइट। थैंक यू मोहित जी, आपने बहुत ही एक अलग प्रोस्पेक्टिव बताया। आज हमारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आज हमारे वीडियो में ना ऑप्शन था ना डेरिवेटिव था। आज हमने सिर्फ बात की कि आप कैसे किसी स्टॉक को खरीद के 10 टाइम्स और 20 टाइम्स होल्ड कर सकते हो, और आप लोगों को कौन से फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, जो मोहित जी ने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो यही मेरा सीरीज़ का मोटो है कि जैसे स्टॉक मार्केट में 100 वेज है पैसे कमाने के लिए, आप किसी भी एक एक वे में आप मास्टर बनिए और वो वे के अंदर अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और मोहित जी, मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि एक अच्छा इन्वेस्टर ही बन सकता है, वो एक अच्छा ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। तो अगर आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, आपका माइंडसेट इन्वेस्टर टाइप है या आपका माइंडसेट ट्रेडर टाइप है, तो आपको फिर वही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। हमारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करके भी बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, और हमारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत बड़ी वेल्थ बनाते हैं। बस दोनों में यही चीज़ का फ़र्क है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या सूट करता है। तो मोहित जी, सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं हमारे सारे गेस्ट से पूछता हूँ, वो ये है कि क्या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो है वो फुल टाइम इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और अगर किसी को फुल टाइम इन्वेस्टर बनना है तो क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसको लगता है, या फिर आप बोलते हो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है? मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में, आपको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगता है, नो डाउट। आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं। आप अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको घूमना भी पड़ता है, कंपनी से मिलना पड़ता है, तो उसमें आपके रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। तो थोड़ा आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप फुल टाइम इन्वेस्टिंग में आ सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसा, आप समझ लीजिए, इनकम स्ट्रीम है जहाँ पर आपको भी नहीं पता आपका पैसा कब बनेगा। ओके। क्योंकि आपका होल्डिंग पीरियड ही इतना लंबा होता तो है। अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसको मिनिमम 4-5 साल तो मेरे continue- पापा एक चीज बोलते हैं कि अगर आप कभी भी मार्केट में डिसाइड करो कि मुझे मार्केट में फुल टाइम करना है, तो आपके पास नेक्स्ट 6 से 12 महीने का अपना एक्सपेंस होना चाहिए। Right. जो आपका मंथली एक्सपेंस एक होता है, तो वो नेक्स्ट 6 से 12 महीने का आपके पास होना चाहिए, ताकि आप एकदम फ्री माइंड से अपने जो भी काम कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, उस पर फोकस कर सकोगे। नहीं, आपका फोकस नहीं रहता है। और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए फुल टाइम, मतलब ये डिसीजन लेने के पहले कि भाई मुझे जॉब छोड़ के फुल टाइम इन्वेस्टर ही बनना है? आई थिंक एटलीस्ट 3 से 4 साल का आपको Right. कम से कम एक्सपीरियंस। ये मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा ना, क्योंकि अभी कोविड में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग अपना जॉब छोड़ के डायरेक्ट ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना रिस्की है, वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसीलिए आपको पूछा था। क्योंकि आप देखते हैं तो 3 साल में आपको मार्केट के दोनों फेज दिख जाते हैं। आपको बुल वाला भी दिख जाता है एक टाइम, जब कंसोलिडेशन, और एक बेयर फेज भी आपको दिख जाता है। राइट।
तो 3 साल काफ़ी ज़रूरी होता है मार्केट में बिताना, उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या आप इतना मेंटल प्रेशर और हैंडल कर सकते हो। करेक्ट। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू, आप हमारे ये आज के एपिसोड में आए और आपने हमारे लोगों के साथ कुछ नई चीज़ें शेयर की। मैं विश करूँगा कि आगे भी हम लोग मिलेंगे, और अगर आपके पास से जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज में लेके इन लोगों के साथ शेयर कर सकूँ मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू मोहित जी। बिल्कुल विजय जी, थैंक यू। थैंक यू। एक मैसेज दे दूँ लास्ट में? हाँ। तो एक लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसे आजकल मैंने लोग देखे हैं जो नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, आप भले ही ट्रेडर हो, भले ही आप इन्वेस्टर हो, तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें कि आने वाला कल बेटर ही होगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।